तो चलिए आज हम लोग को पढ़ना है वार्नर्स थ्योरी के बारे में। वार्नर्स थ्योरी ने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डिस्कवरी करा था, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में इन्होंने बताए थे। समझ पा रहे हैं ना? और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इनकी थ्योरी के बारे में जानना है कि जो भी कंपाउंड होता है उसके पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है। एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है और दूसरा क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। समझ पा रहे हैं ना? तो मेटल के पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी होती है और दूसरा क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। उसके बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, इसके बारे में लिखिए। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सेंट्रल मेटल एग्जिबिट according to this theory central metal exhibit two type of valency, that is primary valency and secondary valency। ठीक है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम होते हैं उनके पास दो प्रकार की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा देखिए, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, जो जो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, जिसका वजह से कोई भी सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो प्राइमरी वैलेंसी का वजह से आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट में प्राइमरी वैलेंसी में, पहले पॉइंट लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, इट रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंडरी में लिखेंगे इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। पहला क्या था, इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन नंबर है ना, और वहां में लिखना है कोऑर्डिनेशन नंबर। इट रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल प्राइमरी वैलेंसी, और इट रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। समझ पा रहे हैं ना? कंफ्यूजन है क्या? प्राइमरी में ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्राइमरी वैलेंसी में लिखेंगे इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइन, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनाइन। यहां में लिखेंगे इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। लिगेंड ब्रैकेट में लिख लेंगे कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। लिगेंड या तो हमारा कैटायनिक हो सकते हैं, या तो एनायनिक हो सकते हैं, या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। इट इज आयोनाइजेबल, प्राइमरी वैलेंसी में लिखेंगे इट इज आयोनाइजेबल, इट इज आयोनाइजेबल। वहां में लिखेंगे इट इज नॉन आयोनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। और सेकेंडरी वैलेंसी में लिखेंगे इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हो गया ना? नेक्स्ट में लिखेंगे, नहीं हुआ है, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। प्राइमरी वैलेंसी में लिखेंगे इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। उसमें लिखेंगे इट इज डायरेक्शनल इन नेचर। नेक्स्ट में लिखेंगे इट रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको कौन सा लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से। और यहां में लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन मतलब कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
समझ में आ रही है ना? तो ये डिफरेंसेस है, ठीक है, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ में सब पॉइंट को हम लोग वन बाय वन समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्लास में आपको बताया गया था एडिशन कंपाउंड के बारे में बताया गया था। एडिशन कंपाउंड क्या होता है? जब दो सॉल्ट को मिक्स किया जाता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। अगर जो सॉल्ट बनता था वो कुछ डॉट करके बनता था, AB.XY टाइप का, है ना, और दोनों का इक्वी रेशियो होगा, इक्वी मोलर रेशियो होगा। अगर दोनों का 1:1 रेशियो है तो जो एडिशन कंपाउंड होता था उसको क्या बोला जाता था? डबल सॉल्ट बोला जाता था। अगर 1:2 एक्सेस होता था तो उसको क्या बोला जाता है? कम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता था, या कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या कम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता था। लेकिन पहले कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आइडिया नहीं था, समझ पा रहे हैं ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो ये कम्प्लेक्स लिखा गया है, जैसे यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले हम लोग को क्या मालूम था कि कोई भी दो सॉल्ट को आपस में मिलाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे डबल सॉल्ट, समझ पा रहे हैं ना? और डबल सॉल्ट बताइए, वाटर में हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है? 100% आयोनाइजेबल होता है। अगर डबल सॉल्ट को पानी में डालेंगे 100% क्या होगा? आयोनाइजेबल होगा। ये देखो, कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया के साथ में सीरीज ऑफ कंपाउंड लिखा गया है, और हर केस में आप बताइए कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना ही है? अगर आप देखेंगे Cl का, अमोनिया तो चार्ज 0 होती है ना भाई, तो Cl का चार्ज -1 होता है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितनी है? -3। तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? +3। तो बताओ, यहाँ में कोबाल्ट का हर केस में ऑक्सीडेशन नंबर कितना ही है बताइए? क्लोरीन तो 3 ही है ना भाई, अमोनिया ही तो कम हो रहा है, न्यूट्रल कम हो रहा है, समझ पा रहे हैं ना? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या माना जाता था कि यहाँ में देखिए, ये सॉल्ट है, आपस में कंबाइन किया गया है। और बताइए, अब पहले नहीं मालूम था कि कोई भी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन होगा या क्या होगा। तो देखिए, यहाँ में 1:2 एक्सेस है कि नहीं है? 1:6 है कि नहीं? तो बताओ, ये अभी ना पता चला कि ये कंपाउंड हमारा एडिशन कंपाउंड में कौन सा टाइप का कंपाउंड है? कम्प्लेक्स कंपाउंड है कि नहीं? तो पहले क्या माना जाता था कि अगर मान लो यहाँ में थ्योरेटिकल क्या माना जाता था, अभी एक्सपेरिमेंटली में क्या माना गया? जो थ्योरेटिकल ये था कि ये कंपाउंड है भाई, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अगर मान लो यहाँ में 3 क्लोरीन है तो इसको पानी में डाला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पे चार्ज तो कितनी होती है? -1 होती है कि नहीं होती है? प्लस और माइनस का बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो पानी में डालने से ये क्या हो जाएगा? आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो कितने क्लोरीन यहाँ में मिलेंगे? जितने क्लोरीन है उतने क्या होंगे? पानी में आयोनाइज हो जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन बाद में देखा गया कि नहीं, थ्योरेटिकल कुछ कहानी अलग थी, एक्सपेरिमेंटल में कुछ कहानी अलग है, समझ पा रहे हैं ना? और एक्सपेरिमेंटल में क्या है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ में सोल्यूशन में 3 क्लोरीन मिला है कि नहीं? पहले क्या माना जाता था कि जितने भी कंपाउंड है इनको आपस में मिक्स करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा एडिशन कंपाउंड, ठीक है। अगर एडिशन कंपाउंड को पानी में डालेंगे 100% आयोनाइजेबल होगा तो डबल सॉल्ट है कि नहीं? डबल सॉल्ट के बारे में आइडिया था, लेकिन वार्नर्स ने पहली बार कहानी बताया किसके बारे में? कम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में। कहां से कहानी आई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ में ध्यान देना, 1:x समझ में आ रही? अभी तो आपको पता चल रहा है कि ये तो डबल सॉल्ट नहीं है, ये कम्प्लेक्स सॉल्ट है ना? कैसे पता चलेगा भाई कि अगर मान लो पानी में डालेंगे तो कितने क्लोरीन पानी में डिजोल्व होंगे, कितने सोल्यूशन में क्लोरीन आयन होंगे? पहले पता क्या था कि जितने क्लोरीन है, क्योंकि प्लस और माइनस का बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, और आयनिक बॉन्ड पानी में क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो ये 3 क्लोरीन मिलेगा, लेकिन बाद में पता चला नहीं, क्लोरीन कितने मिलने वाला है? 3210। समझ पा रहे हैं ना? कैसे पता चलेगा कि इसको पानी में डालेंगे तो कितने क्लोरीन आयन मिलेंगे? समझ पा रहे हैं ना? तो बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिखा गया है ऐसे। अच्छा देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि मान लो यहाँ में 3 मिल रहा है, इसमें 2 क्लोरीन पानी में डिसॉल्व हो रहा है, यहाँ में एक भी नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले कुछ यहाँ में ऐसे उन्होंने वार्नर्स ने कुछ कम्प्लेक्स के बारे में लिखा। देखिए, सब इससे 2 ही क्वेश्चन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कोबाल्ट का कम्प्लेक्स आता है और एक प्लेटिनम का आता है। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, केवल अगर आप ये लिखा है उसको अगर आप कम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो काफी आसान हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, और आप लोग मालूम है कि अगर Cl- है, अगर उसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराई जाए तो आपको मालूम है कि AgCl का व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। तो अगर मान लो ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें हम लोग पास करेंगे एक्सेस AgNO3, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना?
तो मान लो यहाँ में AgCl का 3 मोल का प्रिसिपिटेट बन गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब 3 क्लोरीन बाहर निकला होगा तभी 3 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट बन रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो उससे पता चल जाएगा कि जो तीनों क्लोरीन है वो कहाँ होंगे, बाहर होंगे, समझ पा रहे हैं ना। अगर मान लो इसकी रिएक्शन एक्सेस AgNO3 के साथ में कराई क्या होगा, लेकिन 2 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट बना, इसका मतलब क्या है, 2 क्लोरीन बाहर होंगे, 1 क्लोरीन कहाँ होगा, अंदर होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ में क्या किया गया, CONH3 और यहाँ में लिखा गया Cl3, ठीक है, और यहाँ में लिखा गया CONH3। अब उन्होंने ऐसा लिखा, ठीक है भाई, वो कैसे पता चला, एक्सेस AgNO3 के साथ में पास कराया गया, ठीक है। तो पता क्या चला, अभी आप खुद भी लिख सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए, अगर मान लो सोल्यूशन में आप इसको पानी में डालेंगे, अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराएंगे तो जितने क्लोरीन बाहर होंगे उतना तो प्रिसिपिटेट बना लेंगे ना भाई। तो बाहर क्लोरीन 3 है तो 3 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा, क्योंकि AgNO3 किस में है, एक्सेस में है ना। तो जितना बाहर क्लोरीन होगा उसके साथ में रिएक्शन करके AgCl का प्रिसिपिटेट बना लेगा। यहाँ में कितना क्लोरीन है भाई बाहर, तो कितने मोल प्रिसिपिटेट बनेंगे, 2, और यहाँ में क्लोरीन कितना है, 1, तो कितना प्रिसिपिटेट बनेगा, 1 मोल AgCl का प्रिसिपिटेट बनेगा। और यहाँ में एक भी बाहर नहीं है तो ये प्रिसिपिटेट नहीं बना सकता है, समझ पा रहे हैं ना। तो इससे ये पता चल गया कितना AgCl का प्रिसिपिटेट बन रहा है, उसका अकॉर्डिंग आप Cl को बाहर रख सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा यहाँ में बताओ, हर केस में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है कि नहीं है, है कि नहीं, +3 है। तो बताओ यहाँ में लिगेंड कितने हैं, मतलब लिगेंड बोले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। यहाँ में भी कितना है भाई बताइए, 6। यहाँ में भी कितना है, और यहाँ में भी कितना है, 6। तो आपको ये याद होना चाहिए कि अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो अपने पास कितने इंसान को रखेगा, कितने लिगेंड को रखेगा, 6। अगर 6 रखेगा, उसके बाद अगर ज्यादा बचता है तो बाहर भेज देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा आपको याद रखना है कि अगर कोबाल्ट +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। 6 अंदर रखने के बाद अगर बच जाता है तो उसको बाहर भेजेगा, समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, अब आपका दिमाग में ऐसा ख्याल आ रहा होगा कि 3 क्लोरीन को अंदर रखो, 3 अमोनिया को रखो, 3 अमोनिया को बाहर कर दो, ऐसा आ रहा है ना। तो बोर्ड पे ध्यान देना है, सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड को अंदर रख लेना है पूरा के पूरा, अगर बचता है तो एनायनिक लिगेंड को रखना है, समझ पा रहे हैं ना। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये बातें हो गई। पहले क्या पता था कि भाई प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, पानी में डाला जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ में ऐसा नहीं हो रहा है, थ्योरेटिकल कुछ अलग है, थ्योरेटिकल कुछ अलग है, एक्सपेरिमेंट कुछ और आया, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको बस ये कंपाउंड ऐसा लिखा होगा, अगर आप केवल इसमें कन्वर्ट कर लेंगे तो आप सब कुछ बता सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि जो आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बताई गई है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, पहला क्या बताया गया, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो किसको बताती है बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए, ऑक्सीडेशन नंबर बताती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ में प्राइमरी वैलेंसी कौन होगा, क्लोरीन का वजह से +3 चार्ज आ रही है या अमोनिया का वजह से आ रही है, क्लोरीन का वजह से आ रही है। ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का +3 किसका वजह से आया, क्लोरीन का वजह से, क्योंकि क्लोरीन का चार्ज कितना है, -1। तो 3 क्लोरीन है तो चार्ज कितनी आएगी, -3। उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, +3। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ यहाँ में प्राइमरी वैलेंसी कौन है, Cl, समझ पा रहे हैं ना। तो जो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, जो ऑक्सीडेशन नंबर को बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ठीक है। और पहला ध्यान देना, दूसरा पॉइंट, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाइड बाय क्या होती है, एनायन। अगर कोई भी मेटल पे जो चार्ज आएगा भाई, वो किसका वजह से आए, न्यूट्रल का वजह से कुछ चार्ज डेवलप हो सकता है क्या, नहीं। चार्ज किसका वजह से आएगा भाई, एनायन। जितना एनायन चार्ज होगा, जितना नेगेटिव चार्ज होगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ध्यान देना है कि हमारा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको सेटिस्फाई हमेशा कौन करेगा, निगेटिव आयन, समझ पा रहे हैं, निगेटिव लिगेंड, समझ पा रहे हैं ना। वो निगेटिव बोलिए, एनायन ही बोलिए, क्योंकि वो अंदर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर क्लोरीन बाहर है तो उसको हम लोग लिगेंड नहीं बोल सकते हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो एनायन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। क्योंकि मेटल पे प्लस चार्ज आना है तो उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, निगेटिव वाला, न्यूट्रल वाला नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, मेटल के चारों तरफ सराउंड कितने लिगेंड है, वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मेटल के चारों तरफ सराउंड या तो न्यूट्रल भी हो सकता है, या तो कैटायनिक भी हो सकता है, या तो एनायनिक भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी हो सकता है मेटल पे, मतलब लिगेंड कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, क्लियर है ना। तीसरी पॉइंट क्या लिखाई गई थी कि देखो, मेटल और क्लोरीन का जो बीच का बॉन्ड होगा, प्लस माइनस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक होते हैं। तो आयनिक बताओ, आयनिक क्या होते हैं, पानी में डालेंगे तो 100% क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे।
समझ पा रहे हैं ना। इसलिए जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, आयोनाइजेबल होती है, या जो कम्प्लेक्स के बाहर में लिखा जाता है, जैसे ऐसा लिखा है CONH3 6, अगर मान लो Cl3, तो ये तो पार्ट आयोनाइजेबल, आयोनाइजेशन स्फीयर होता है ना, ये कोऑर्डिनेशन, ये क्या होता है बताइए, ये आयोनाइजेशन स्फीयर होता है कि नहीं होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर है, पानी में डाके आयोनाइज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, जो कम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है वो कैसा होता है, नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि वहां में लिगेंड और मेटल का बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो पानी में टूटता नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ में देखो प्लस और माइनस जो है मेटल और ये मेटल है और ये लिगेंड है, तो प्लस और माइनस के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। समझ पा रहे हैं ना, तो ये भी बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी प्राइमरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना है तो डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करना है तो बोल्ड लाइन से या सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करना है। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो वार्नर्स का मेन इंपॉर्टेंट अब यहां से शुरू हो रही है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारा इसी कॉम्प्लेक्स पे बात होगी, इसको अच्छे से समझिएगा, प्लेटिनम वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो आइए बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो ऐसा लिखा है तो इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। बताओ सब में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बताइए, +3 है कि नहीं। और आपको ये पता चल गया है कि जब कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। क्या आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब टेक्निक से पता चला है कि नहीं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कोई भी एलिमेंट इस ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा बताओ, कोबाल्ट +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, है कि नहीं। अच्छा बोर्ड पे ध्यान देना। कब ऐसा मानना, अगर मान लो ऐसा लिखा है COCl4 माइनस, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। अब बताओ यहाँ पे टोटल निगेटिव चार्ज कितना है, Cl पे चार्ज -4, मतलब एक Cl पे चार्ज -1, तो यहाँ में टोटल निगेटिव चार्ज कितनी है, -4। चार्ज टोटल कितना आना चाहिए, -1। तो यहाँ पे -4 में +3 लिखेंगे तभी तो चार्ज -1 आएगा ना। तो बताओ मेटल पे चार्ज कितनी होनी चाहिए, +3। तो यहाँ में तो कोबाल्ट +3 में है तो आप बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए, 6। यहाँ में क्या लिखा है। तो भाई जब ये स्ट्रक्चर बना के दिया है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके देगा तो याद रखना कोबाल्ट +3 में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6। अगर ऐसे लिखा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या भी हो सकता है, 4। क्या आप समझ पा रहे हैं ना। भाई देखो ऐसे रिप्रेजेंटेशन में आपको 6 मानना है कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर ये लिखा है तो ये भी सही है। अब ये नहीं कि आप गलत बोल देंगे, आप तो याद किए थे कि ऐसा पढ़ाया गया था, तो वो सब ध्यान देना है कि अगर डायरेक्ट बना के लिखा है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या भी हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है ना। अब बताओ मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, देखिए कोबाल्ट को यहाँ में रखेंगे हम लोग, है ना, यहाँ में रखेंगे, और अंदर में क्या करना है आपको, अमोनिया को पहले 6 रख लो, है कि नहीं, क्योंकि +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो जितने भी क्लोरीन होंगे बाहर रख दिया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ में देखो क्या होगा, CONH3 5 रख दीजिए, और एक Cl को रखना पड़ेगा, 2 Cl को बाहर रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ में बताइए क्या करना पड़ेगा, CONH3 4 और 4 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर होना है 6, तो कितने क्लोरीन को अंदर रखना पड़ेगा, 2, और एक क्लोरीन को कहा बाहर, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में क्या होगा, CONH3 3 और Cl3, एक भी क्लोरीन बचा क्या जो बाहर रखना है, नहीं। क्या समझ पा रहे हैं ना। तो ये मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है, आपको ये दिया जाएगा, आपको ये बनाना है, किसी को डाउट नहीं है ना। भाई कोबाल्ट +3 में है, यहाँ में देखो कोबाल्ट जब +3 में होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब मेटल को कितना जगह काटेगा, 6 जगह से, 6 जगह काटेगा। NH3 क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, मेटल को एक जगह काटेगा, तो 6 NH3 6 बार काटेगा, बोलो क्लियर है ना। तो यहाँ में 5 हो रहा है तो 1 क्लोरीन अंदर होगा, यहाँ में 4 अमोनिया है तो 2 क्लोरीन अंदर होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अच्छा जब बोला गया है, ध्यान देना कि जब हम इसमें एक्सेस AgCl
पास कराएंगे तो बताओ AgNO3 मतलब कितने AgCl का मोल कितने AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा जब एक्सेस AgNO3 पास किया जाए। तो जितने बाहर में क्लोरीन है वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएंगे। समझ पा रहे ना? तो बताओ यहाँ में कितना बनेगा 3, यहाँ में कितना बनेगा 2, यहाँ में कितना बनेगा 1 और यहाँ में कितना बनेगा 0। क्या यहाँ तक समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए प्राइमरी वैलेंसी का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ पा रहे हैं ना? तो कितनी प्राइमरी वैलेंसी है जिनका, बताइए इसमें कितनी प्राइमरी वैलेंसी है, मतलब यहाँ में मेटल का जो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितना होगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कितना है कि नहीं है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6। समझ पा रहे हैं ना? ऐसे कितने Cl हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जैसे बिहेव कर रहे हैं। अच्छा बताओ यहाँ में Cl किसका जैसा काम कर रहा है भाई, इसी का वजह से तो यहाँ में चार्ज आ रही है ना। तो बताओ यहाँ में ये Cl क्या है, प्राइमरी वैलेंसी या सेकेंडरी वैलेंसी, क्या ये कौन सा वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, क्या यहाँ में देखो Cl का वजह से चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या Cl का वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो बताओ यहाँ में जो Cl है वो क्या प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जैसे बिहेव कर रहा है कि नहीं। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या, जो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल, क्या ये क्लोरीन का वजह से चार्ज +3 आया, क्या ये बात से सहमत है क्या आप लोग, क्या ये Cl का वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है क्या? नहीं, तो ये किसका जैसे बिहेव कर रहा है, ओनली प्राइमरी बैलेंस है। समझ पा रहे हैं ना? अब बताओ यहाँ में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, किसका किसका वजह से 6 हुआ, अमोनिया और क्लोरीन। समझ पा रहे हैं ना? तो क्या ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्या यहाँ में 2 क्लोरीन का वजह से यहाँ में बताओ क्या यहाँ में -2 चार्ज आएगा, और यहाँ में Cl पे चार्ज ओवरऑल नेगेटिव चार्ज -3 है तो मेटल पे +3 होगा। लेकिन क्या ये क्लोरीन कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता रहा है और ऑक्सीडेशन नंबर भी बता रहा है। तो क्या कितने क्लोरीन ऐसे हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के जैसे बिहेव कर रहे हैं, तो यहाँ में तो एक भी नहीं है, यहाँ में 1 है, यहाँ में 2 है और यहाँ में कितना है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों क्लोरीन का वजह से चार्ज +3 आ रहा है तो प्राइमरी वैलेंसी होगा, और तीनों का वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है तो सेकेंडरी वैलेंसी होगा। क्या किसी को डाउट है क्या, नहीं है ना? अब आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, टोटल आयन बताना है। टोटल आयन को कैसे लिखा जाएगा, बताओ टोटल आयन कितनी है बताइए। जब देखो ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा ना तो यहाँ में देखो थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना है, मैं यहाँ में इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टोटल आयन, ठीक है, तो टोटल आयन कैसे होंगे देखिए बोर्ड पे इधर, CONH3 6 +3 और यहाँ में 3Cl पे चार्ज -1 होगा। तो यहाँ में टोटल आयन क्या हो रहा है 1:3, मतलब टोटल आयन सोल्यूशन में कितने मिलेंगे भाई, देखो ये एक कॉम्प्लेक्स और ये 3 क्लोरीन, तो टोटल सोल्यूशन में कितने आयन्स मिलने वाले हैं 4, 1:3 है ना, कॉम्प्लेक्स 1 क्लोरीन 3, तो टोटल सोल्यूशन में आयन कितना 4। समझ पा रहे हैं ना, या 1:3 लिख सकता है। बताओ यहाँ में कॉम्प्लेक्स का 1 और क्लोरीन का 2, तो सोल्यूशन में टोटल आयन कितने मिलेंगे, कितने 3 ना, तो 3 और यहाँ में कितना 2 और यहाँ में कितना 0, कोई आयन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ये कॉम्प्लेक्स आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल होता है, नॉन आयोनाइजेबल। समझ पा रहे हैं ना, तो ये कॉपी कर लीजिएगा। तो बताइए सोल्यूशन में जितना ज्यादा आयंस मिलेगा उसकी कंडक्टिविटी क्या ही हो जाती है, ज्यादा, नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। बताइए अगर नंबर ऑफ लिख सकते हैं हम लोग, आप लिख लीजिएगा, कंडक्टिविटी is directly proportional to number of ions. सॉल्यूशन में जितना ज्यादा आयन होगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में क्लोरीन कितने थे भाई बताओ, यहाँ में क्लोरीन कितने थे 3, कितने आयोनाइज हो गए 3। समझ पा रहे हैं ना भाई, देखो क्लोरीन यहाँ में थोड़ा सा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। यहाँ में क्लोरीन कितना था 3, और ये तीनों क्लोरीन क्या बाहर में है तो कितने आयोनाइज होंगे पानी में, तीनों क्लोरीन आयोनाइज हो जाएगा। यहाँ में क्लोरीन कितना है 3, आयोनाइज कितना हुआ, तो क्या 2/3 आयोनाइज हुआ। समझ पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं ना, 2/3 मतलब 2/3 × 100% करेंगे तो 66 पॉइंट समथिंग आयोनाइजेशन इसका होगा, है ना। क्लोरीन कितना है 3, आयोनाइज कितना होगा, क्या ये क्लोरीन पानी में आयोनाइज होगा, नहीं, क्या ये क्लोरीन पानी में आयोनाइज होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो ये 3 क्लोरीन में आयोनाइज 1 हो रहा है, 1/3 यहाँ में आयोनाइजेशन हो रही है। समझ पा रहे हैं, यहाँ में एक भी आयोनाइजेशन नहीं हो रही है, तो कभी पूछ सकता है कि किस केस में 2/3 आयोनाइजेशन हो रही है।
ठीक है, कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा है COCl3.6NH3, इसी का रिप्रेजेंटेशन है। मान लो इसको मैंने ऐसे लिखा CONH3 6Cl3, है ना। और यहाँ में एक बार हमने इसको ऐसे लिखा CONH3 5Cl2, है ना, ऐसा लिखा, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में देखिए। अब अच्छा बताइए, प्राइमरी वैलेंसी कौन है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन है, वो तो आपको पता होना चाहिए, है ना। यहाँ में मेटल पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है, 3। बताओ यहाँ में अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका। ऑक्सीडेशन नंबर आया 3, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया 6। अब मुझे बताओ ऑक्सीडेशन नंबर जो 3 है वो किसका वजह से 3 आया। क्या इसका चार्ज तो 0 है ना भाई, तो चार्ज किसका वजह से आया, तो ऑक्सीडेशन नंबर किसकी वजह से आई, क्लोरीन का वजह से। समझ पा रहे हैं ना, कितने क्लोरीन का वजह से, 3 क्लोरीन का वजह से 4 + 3 आए, क्लियर है ना। तो हमारा क्लोरीन, ये जो तीनों क्लोरीन है वो किसको सेटिस्फाई करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, जो प्राइमरी वैलेंस, क्लियर है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, किसका वजह से आया, अमोनिया का वजह से। समझ पा रहे हैं ना, अमाइन, समझ पा रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी, समझ पा रहे हैं ना। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमारा यहाँ में कोबाल्ट +3 में है, तो बताइए प्राइमरी वैलेंसी को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को तो बोल्ड लाइन से, है ना। तो ये मान लो ये हमारा मेटल है, तो इसको अमोनिया, इस मेटल को कितना जगह काटेगा, 6। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया क्या, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब बताओ यहाँ में कितने क्लोरीन है, 3। अब देखो कितने क्लोरीन है, 3। तो देखो 3 क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा क्लोरीन, समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन होगा। कभी स्ट्रक्चर बना देगा, पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, तो आप पता कर सकते हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे यहाँ में कोबाल्ट तो +3 में है ना। तो बताइए बोर्ड पे ध्यान देना है, कोबाल्ट यहाँ में कितना में है, +3 में है। और देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया किसका जैसे बिहेव कर रहा है बताइए, कितने अमोनिया है, 5। तो ये क्या होंगे, मेटल को काटेंगे, मतलब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 5। लेकिन एक Cl भी है कि नहीं है, जो सेकेंडरी क्या है, कोऑर्डिनेशन, मतलब ये Cl जो है वो क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी का जैसे भी काम करे, और यही Cl जो है प्राइमरी वैलेंसी का जैसे भी काम करेगा। तो एक ही Cl ऐसा है जो दोनों का जैसे काम करे। बताओ ये जो बाहर वाला क्लोरीन है वो किसका जैसे काम कर रहा है बताइए, ऐसा होगा कि नहीं होगा। लेकिन यहाँ में ध्यान देना, क्या ये जो क्लोरीन है भाई, ये क्या ये जो क्लोरीन आपको दिखाई दे रही है वो प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है, क्या समझ में आ रही है। क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी है, इसका वजह से ये क्लोरीन का वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर में भी, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, कॉपी कर लीजिए। तो देखिए कुछ बातें हैं ऐसी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, क्रोमियम, आयरन, अगर ये इनका चार्ज ये है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ठीक है। और इनका +2 ऑक्सीडेशन में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। आपको याद रखना पड़ेगा
अच्छा देखिए, ध्यान देना, कब ऐसा आपको मानना है, जब आपको कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन करके दे, है ना, प्लेटिनम को ऐसा लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो याद रखना, अगर प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है, +4 आ रही है, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, मतलब 6 लिगेंड को अंदर रखना पड़ेगा। सबसे पहले किसको लिखना है, चार्ज वालों को रखना है या न्यूट्रल वाला को, तो पहले न्यूट्रल वाला को रखना है, क्लियर है ना, क्योंकि ये देखो ये कौन सा बैलेंस है, प्राइमरी बैलेंस है ना, प्राइमरी बैलेंस को डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है, और जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का जैसे बिहेव करे तो उसका बोल्ड लाइन और डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये क्लोरीन, क्या क्लोरीन सेकेंडरी बैलेंस है कि नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी 6 आ रहा है तो इसका वजह से भी आ रहा है 6, और चार्ज भी आ रहा है 3 तो इसका वजह से भी आ रहा है, तो ये दोनों का जैसे है तो बोल्ड लाइन डॉट लाइन। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इसमें देखो कितने सेकेंडरी वैलेंसी है, 6, जो सॉलिड लाइन है, समझ पा रहे हैं ना, और ये डॉटेड डॉटेड लाइन 2 है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी है, कितने क्लोरीन है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है, तो 1, समझ पा रहे हैं ना, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा।